के थे, देख रहे थे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख रहे थे। और पता है आप लोगों को कि हमें तो पढ़ना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन पता है कि कंटिन्यूटी बिना लिमिट के समझ नहीं आएगा, और लिमिट 11th क्लास का चीज़ है, तो हो सकता है कि कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा उसको रिलेट करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बस अब तुरंत थोड़ा सा लिमिट और है, उसको देख करके हम लोग कंटिन्यूटी में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देख रहे थे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन लिमिट्स, उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। उसमें करीब करीब हमें लग रहा है कि 5-6 देख लिए थे। ठीक है, एक बार ज़रा फिर से मैं आपको समझा दूं कि थोड़ा रिकॉल हो जाए। उसमें आपको ये बताया गया था कि अगर मान के चलिए कभी साइन एक्स बटा में एक्स हो जाए, या लिमिट एक्स बटा में साइन एक्स हो जाए और एक्स टेंड्स टू 0 रहे, तो उसका वैल्यू 1 होता है। फिर इसी प्रकार से मैंने दूसरा समझाया आपको कि अगर साइन के जगह पर tan भी आ जाए ना, tan x बाई एक्स हो या x बाई tan x हो, उस कंडीशन में 1 होता है जब x टेंड्स टू 0 रहे। फिर तीसरा नंबर में मैंने कहा जैसे साइन के साथ है वैसे ही साइन इन्वर्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही साइन इन्वर्स के साथ भी हो सकता है। साइन इन्वर्स x बाई एक्स या लिमिट x बटा में साइन इन्वर्स x हो और x टेंड्स टू 0 रहे, तो इसका मान भी 1 होगा। फिर 4 नंबर में मैंने कहा था कि बस जैसे साइन एस tan के साथ सेम प्रोसेस रहेगा, tan इन्वर्स बाई एक्स हो, x टेंड्स टू 0, या x बाई tan इन्वर्स x हो, x टेंड्स टू 0, 1 ही होगा। इतना 4-5 हम लोग देखे थे। उसके बाद एक cos देखे थे हम लोग कि लिमिट अगर cos x है x टेंड्स टू 0, तो ये डायरेक्ट 1 होगा। इसमें बटा में x लिखना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है कि नहीं, cos x का लिमिट अगर निकालेंगे हम लोग x टेंड्स टू 0 होगा तो 1 आएगा। फिर 6 नंबर में आपको अब दिखाया गया था इसी चीज़ का थोड़ा सा इलेबोरेशन है कि अगर मान लीजिए साइन x माइनस a कर दे रहे हैं और नीचे भी x माइनस a, ये देखिए दोनों सेम होना चाहिए। देखिए दोनों सेम है ना, और a टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, a टेंड्स टू 0 कीजिएगा तो अपने आप जो है कि नहीं वाला आ जाएगा। उस कंडीशंस में दिखता है सॉरी x टेंड्स टू a, x a की तरफ हो जाए तो x a की तरफ हो तो अपने आप a में से आएगा 0 हो जाएगा, या a टेंड्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर tan के साथ भी बताया गया था कि लिमिट tan x माइनस a रहे और नीचे x माइनस a, x टेंड्स टू a रहेगा तो भी 1 होगा। तो ये 6-7 कल इतना आपको बताया गया था। अब इसी में थोड़ा और आगे हम लोग जाएंगे, थोड़ा इन्वर्स वाला में देखेंगे हम लोग कि क्या होता है। 2, 3, 4, 5 बचा है। फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल देख करके और अपने सिलेबस में प्रवेश करेंगे और वहाँ से बातें शुरू होंगी हम लोगों की। देखते रहिएगा कि हो रहा है कि नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा देर पे चालू है ना। चलिए जी, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका अगला जो है 8 नंबर में ये दिया है कि अगर साइन इन्वर्स x है, ठीक है, और x टेंड्स टू a है, तो बस x का वैल्यू यहाँ a पुट कर देना है, साइन इन्वर्स a। लिमिट में बहुत आसान है, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि आप ये जो मान दिया गया इसको तब तक आप रख सकते हैं जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ जाए। अगर डायरेक्ट रखने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है तभी कोई दिमाग लगाना है, कुछ और कार्य करने हैं। ठीक है, यहाँ रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट रख सकते हैं। फिर 9 नंबर में फिर वही बात है कि लिमिट अगर cos इन्वर्स x है, x टेंड्स टू a है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं cos इन्वर्स a। फिर इसी प्रकार से tan का भी है, tan इन्वर्स x है, x टेंड्स टू a है तो हो जाएगा tan इन्वर्स a। x के जगह पे उसके वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि 0/0 फॉर्म में या और भी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए गए हैं उस रूप में नहीं आएगा तब तक। ठीक है,
इसके बाद देखिए 11 नंबर बड़ा अच्छा सा है, वो कहता है कि अगर साइन एक्स बाई एक्स या कॉस एक्स बाई एक्स ऐसा हो और कहता है कि इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, थोड़ा सुधार लेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पर भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी ही है, वहाँ पर मिस्टेक से गलत लिखा दिया गया है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, अगर देख रहे हैं तो आप सुधार लेंगे, यहाँ वाला में गलती से कुछ अलग लिखा दिया गया है। इन दोनों कंडीशन में 0 होगा। देखिए अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। फिर 12 नंबर में अगर ऐसा दे दिया जाए साइन 1/x कर दे और नीचे भी 1/x, थीटा चेंज कर दे और x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 होगा। देखिए पता है ना, 1 अगर इन्फिनिटी लिखेंगे तो 0 आएगा और साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। 13 नंबर में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बहुत जगह पूछता है, देखता है लोग कि लिमिट अगर x के पावर n हो और a का पावर n हो और बटा में x माइनस a हो और x टेंड्स टू 0 हो, इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है na टू द पावर n माइनस 1। x वेरिएबल रहेगा, a के जगह पे कोई अंक रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे ऐसे देता है x के पावर 5 माइनस 1 और बटा में x माइनस 1 और ले देता है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा देख लीजिए। अब ये इसी फॉर्म में है, यहाँ दिख नहीं रहा है, हम एक का कितना ही पावर करेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, फार्मूला क्या कहता है n का मान आपका क्या है 5, a क्या है आपका 1 और n माइनस 1 5 माइनस 1 यानी 5, 1 का पावर 4 हो जाएगा और 1 का कितना ही पावर रहे तो 1 ही होगा। 5 1 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल वाला है, 2-3 उसको भी देख करके बस कंटिन्यूअस प्रवेश करने ही वाले हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। एक्सपोनेंशियल का कुछ सीरीज़ है, उसको याद रखेंगे और जहाँ मिस्टेक हुआ होगा कॉपी में लिखते वक्त हम बोल देंगे आपको कि वहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, अब ये दूसरा नंबर आपको दिया गया है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है चरघातांकी और लिमिट्स होता है सीमा। तो इसका एक सीरीज होता है, उसका सीरीज क्या है, अगर ex कहीं लिखा है तो ex कैसे आएगा, इसका सीरीज दिखा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक। और सबके बटा में ना आप पढ़े होंगे थोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल पढ़े होंगे आप 11th क्लास में, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक फैक्टोरियल आता था, ऐसे लिखते थे हम लोग 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुना, जहाँ है वहाँ से सीधे 1 तक बैक आ जाना है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है, ये आप देख रहे हैं 1 नहीं है, वास्तव में ये x का पावर 0 है। तो ex का वैल्यू जो होता है ना वो x के पावर 0 से स्टार्ट होता है, x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 डॉट 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 x के पावर इन्फिनाइट तक। तो x के पावर 0 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, और जितना पावर है नीचे में उतना ही फैक्टोरियल, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल, इसके नीचे 2 का फैक्टोरियल, इसके नीचे 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही डॉट 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 आगे जाएगा। अब देखिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है तो नहीं लिखते हम लोग, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, नहीं लिखते हम लोग। अब यहाँ से छोड़ देते हैं, चूँकि 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होगा, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुना 2 गुना 1 6 होगा। इस प्रकार से ये याद रखना पड़ता है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये दोनों तो समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये एक सीरीज़ है, एक्सपोनेंशियल सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, याद रखेंगे, काम करेगा आगे। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, थोड़ा इसी से कुछ 2-3 दिया गया है।
पहला इसमें दिया गया है आपको कि अगर मान लीजिए e के पावर x माइनस 1 बटा में x हो और x टेंड्स टू 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसके बाद कहता है 2 नंबर में कि लिमिट अगर a के पावर x माइनस 1 बटा में x होगा और x टेंड्स टू जो है कि नहीं 0 होगा तो इसका वैल्यू होगा log ऑफ x टू द बेस e। आपको log वगैरह भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इसमें, बस पेशेंस बना के रखें। हम जितना कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। और एक बच्चा बता रहा है कि कुछ सिलेबस कम हो गया है, शायद कोरोना को लेकर के जो भी टाइमिंग कम हुआ होगा, हम लोग देखेंगे उसको। अगर जहाँ मेरे पास सूचना अभी तक नहीं है कम किया गया तो किस मतलब चैप्टर से कम किया गया है, कहाँ से किया गया है, जो भी होगा। चलिए, लिमिट ऑफ e के पावर लेमडा x माइनस 1 बटा में x और x टेंड्स टू 0 होगा तो इसका वैल्यू लेमडा होगा। ये वाला देख रहे होंगे, यही है। अगर यहाँ x के आगे कोफिशिएंट 1 था तो 1 हुआ, x के कोफिशिएंट आगे लेमडा है तो लेमडा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ एक शर्त लिख दिया, लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेमडा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ रिजल्ट्स दे दिए गए हैं जहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करने हैं, कहीं ज़रूरत पड़ा तो आप इसमें से कोई भी चीज़ एक यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपने जगह पे आते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूटी चैप्टर का नाम जो था वहाँ से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जानना होगा कंटिन्यूअस के बारे में। मैंने कल आपको थोड़ा लिमिट बताते वक्त बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आप पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। चलिए, कंटिन्यूअस फलन, इसको हम संतत फलन भी कह सकते हैं हिंदी में। अच्छा, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार, कहीं कोई ब्रेक, कहीं कोई गैप नहीं हो। जैसे अब ये देखिए, ये जैसे जा रहा है, लगातार जाता रहे। अब अगर बीच में कहीं रुक गया तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये तो ब्रेकिंग हो गया, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब बिना रुके, चाहे वो कैसे भी जाए, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अगर वो कहीं भी जाके थोड़ा भी ब्रेक कर गया, थोड़ा भी ब्रेक कर गया तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट एनी गैप और ब्रेक। स्पष्ट आपको मैंने डेफिनेशन लिख के दिया है कि द वर्ड कंटिन्यूअस, ठीक है, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स विदाउट एनी ब्रेक और गैप। मतलब कंटिन्यूअस जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है बिना ब्रेक या बिना जो है कि गैप के, ठीक है। अब कहता है कि फंक्शन में हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे आप किसी भी चीज़ का ग्राफ खींच रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर जैसे अब मैंने कहा कि ये देखिए जा रहा है बिना गैप के, थोड़ा भी अगर पेन उठ गया तो जो है कि नहीं वो बीच में गैप आ जाएगा, और वो गैप आ जाएगा तो वो जो है कि नहीं कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी बिना पेन उठाए अगर कोई भी चीज़ का ग्राफ हम आराम से खींच पा रहे हैं तो वो जो है कि नहीं ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, या वो कर्व जो है वो कंटिन्यूअस होगा, और वो जिस फंक्शन का है वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर यही समझना है। जैसे आप ग्राफ खींचते थे, अगर किसी पैराबोला को आप खींच रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है, आपको बताया गया है। ऊर्ध्वमुखी होगा या अधोमुखी होगा, तो परवलय आप खींचेंगे तो अगर बिना हाथ उठाए परवलय खींच दिए, कहीं पेन उठाया गया नहीं, एक बार पेन चला फिर पूरा पेन से बना, तो अगर बिना पेन उठाए किसी कर्व को हम लोग खींच सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। याद रखेंगे आप लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ही होता है कि बिना पेन उठाए उसका फिगर को ड्रॉ कर पाना, या उसको हम लोग बिना पेन उठाए अपलिफ्टिंग, बिना without uplifting a pen, when I drawn a graph then that graph is called continuous and that function is also called continuous function, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें लिख के दे दिया है आपको, वही लिमिट से रिलेट करके। पहला नंबर कर रहा है, देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा होगा, अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट ए पर कोई भी फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा। नीचे में लिखा इफ़ के बाद जो लाइन लिखा है ना उसको आप काट दीजिएगा, थोड़ा ऐसे लिख दिया गया है, इफ़ डजंट हैव। अब वो मैंने क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस लाइन को ही हटा देता हूँ। देखिए ऐसे लिखा है कि ए फंक्शन इज़, थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे तो सुधारेंगे, कंटिन्यूअस
एट अ पॉइंट ए, मतलब एक जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होगा इफ़। अब इसके बाद ना ये लाइन पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको हटा दिया। इफ़ के बाद दो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखा गया, यहाँ जो लिखा गया उसको काट दीजिएगा, ठीक है। इफ़ के बाद दो शर्त हैं। पहला शर्त ये है, अलग अलग डिफिनेशन बना के लिख दिया जाएगा। ये पहला शर्त ये है कि कोई भी फंक्शन आपको कंटिन्यूअस तभी होगा जब पहला नंबर ये है कि इफ़ एफ एक्स लिखेंगे ध्यान से, इफ़ एफ एक्स इज़ डिफाइंड। ध्यान से, पहला जो शर्त है कि जो फंक्शन दिया गया है वो डिफाइंड होना चाहिए। एफ एक्स इज़ डिफाइंड माने उसका कुछ मीनिंग हो, उसका कुछ वैल्यूज़ हो। एफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। पहला शर्त में ये है कि एफ एक्स जो है वो ए पर डिफाइंड होना चाहिए। ए पर डिफाइंड होने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब डिफाइंड होने का मतलब जिसे जो कहने का ये है कि वो एग्जिस्ट करता हो, उसका कुछ वैल्यूज हो, उसका जो है कि नहीं कुछ मीनिंग हो। तो दोनों शर्त को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कहता है कि जो है कि नहीं, ये शायद चीज़ यहीं पे लिखना चाहिए था लेकिन वो शायद वही हम लग रहा है कि यहाँ गलती से यहाँ लिख दिए होंगे। चलिए आप लोग ना थोड़ा सुधारेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए इफ़ एफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। और नीचे में दो चीज़ लिखेंगे। पहला नंबर, पहला केस में ये लिख रहा है कि पहला चीज़ ये लिख रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए पर मतलब एक्स के मान ए पर उसका वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करता हो, अस्तित्व में हो, एग्जिस्ट हो। और दूसरा नंबर कहता है कि उसका जो हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए पर, उसका वैल्यू उसी पर, उस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर जो डायरेक्ट लिमिट हम बोलते थे, आपस में दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए पहला नंबर ये कह रहा है कि उसका एफ एक्स का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, उसका कुछ मीनिंग हो। और दूसरा ये कह रहा है कि उसके साथ साथ उसका जो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर हो। ये मैंने कल आपको बताया था। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को ही हम अगर इसी चीज़ को अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और ए नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ए का मतलब एक्स बराबर ए का मान ही रख दिया गया, डायरेक्ट लिमिट रख दिया गया है। एक्स के जगह पे ए रखने पर जो मान आएगा, मतलब जैसे आपको कल ये फिगर दिखाया गया था, ये मान लीजिए 2 है, ये 2 के लेफ़्ट साइड है, 2 के राइट साइड है, तो किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो 2 पर जो आए वही मान 2 के पहले और 2 के बाद भी आए, यानी 2 के पहले और 2 के बाद भी आने का मतलब ये है कि वो ब्रेक ना करे। अगर 2 पर किसी फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहा है, उसके पहले भी 3 है, उसके बाद भी 3 है, मतलब बिना ब्रेक के कोई ग्राफ अगर खींचा जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। हम लोग अभी फिगर से देखेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेकर के। बस आप ये 2 लाइन 2 केस आप याद रखें कि, और थोड़ा सा अपने कॉपी में सुधार भी लेंगे कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए पर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस तभी कहा जाएगा इफ़ एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स ए पर डिफाइंड हो। और डिफाइंड होने का मतलब यही है कि 2 शर्त, पहला उसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता हो, और दूसरा वो आपस में बराबर भी हो। बस यही माने संक्षेप में यही आपका है, लिमिट एग्जिस्ट करे और लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। और मीनिंग आप समझ गए कि कंटिन्यूअस का मतलब बिना, विदाउट एनी गैप और ब्रेक, बिना किसी रुकावट के अगर कोई चीज़ चलता जाए तो बोलेंगे वो कंटिन्यू है। अब वो आम खाता रहा है या वो आम खा रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो अभी कंटिन्यू है, काम को जारी किया है, और बीच में खाया था फिर खा रहा है तो बीच में गैप हो गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है।
बस। तो रियल लाइफ में भी इसको आप देख रहे होंगे। चलिए जी, तो थोड़ा सा मैं इसका एक ना आपको फिगर दिखा के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, और पता है कि ये और ज़्यादा तब समझ में आएगा ना जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पर है। बस मैंने जो लिखा हो गया, 5.1 क्लियर। लेकिन फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको समझेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है ना, एक आपको फंक्शन दिया गया है f(x), ऐसे लिखा हुआ है -1, 0 और 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। देखिए इसका एक आप फिगर ड्रॉ कीजिए। इसमें कहता है कि ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसमें आपको इसका फिगर ड्रॉ करना है। इसमें क्या लिखा है कि x का मान जब 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो f(x) का वैल्यू, और पता है ना f(x) मतलब क्या, y, अरे y इक्वल टू f(x), यानी x का मान जब 0 से छोटा रखेंगे फंक्शन में तो y का मान क्या आएगा, -1 आएगा। यानी x का मान जब छोटा रहेगा 0 से तो y का मान आएगा -1। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0 होगा। आपको पता ना, आपको तो पहले से पता है। तो और इधर देखिए -1 -2 ऐसे होगा ना जी, और इधर 1 2 3 4। तो कहता है कि जब x का मान 0 से छोटा होगा, मतलब x का मान 0 से छोटा लेने पर नेगेटिव -1 लेंगे, -2 लेंगे, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू -1 होगा, यानी कि ये होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा ग्राफ का मतलब क्या बता रहा है, ऐसा ग्राफ का मतलब बता रहा है, आप देखिए ध्यान से, जैसे ये देखिए पॉइंट, ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट देखिए। अगर हम x का मान -1 लेंगे तब भी y का मान -1 ही होगा। अगर x का मान -2 लेंगे तब भी y का मान -1 ही होगा। x का मान -3 रहेगा तब भी y का मान -1 ही रहेगा। मतलब आप x का कोई भी मान ले, निगेटिव अगर ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं, तो उन सब के लिए y का मान -1 होगा, y का मान -1 ही होगा। अब देखो ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 -1, इसका क्या होगा -2 -1, इसका क्या होगा -3 -1। x का मान हम माइनस में ले रहे हैं तो y का मान हमेशा -1 -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही बात ना है जी। तो यानी कि एक सरल रेखा मिलेगा हम लोगों को, एक सीधा सिंपल रेखा मिलेगा। अच्छा ये बताओ, लेकिन अगर इस पर टच कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पर टच कर रहा है यानी x का मान जब 0 लेंगे तो y का मान 0 होगा, है कि नहीं है। x का मान जब 0 लेंगे तो y का मान 0 होगा, लेकिन -1 नहीं ना होगा। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, ये y एक्सिस पर है तो x का मान 0 और y का मान क्या होगा -1। यानी x जब 0 लेंगे तो y का मान -1 होगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, x का मान 0 लेने पर y का मान 0 हो रहा है। यानी इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे, आपने इंटरवल भी पढ़ा होगा, ये वाला ऐसे गैप रहेगा। गैप का मतलब बड़ी ध्यान से समझिए इस चीज़ को। गैप का मतलब कि जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान -1 नहीं होगा, लेकिन x के बाद 0 के बाद अगर कोई भी मान लेते हैं, x का मान 0 छोड़ करके 0 से छोटा लेंगे तब हमारा -1 आएगा y का मान। लेकिन अगर x का मान 0 लेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा, x का 0 लेंगे तो y का मान भी 0 होगा। अच्छा थोड़ा इसको देखो, ध्यान से समझना, ड्रॉ करना कैसे। अब वो रेखा नहीं है, इसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं। और इसमें क्या कर रहा है कि जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे, x का मान 0 से बड़ा लेने पर मतलब अगर 1 लेंगे तो y का मान 1 आएगा, x का मान 2 लेंगे तब भी y का मान 1 आएगा, x का मान 3 लेंगे तब भी y का मान 1 ही आएगा, x का मान 4 तब भी y का मान 1 आएगा। लेकिन x का मान 0 लेंगे तो y का मान 1 नहीं आएगा। यानी ग्राफ जो है यहाँ पर गैप रहेगा और इसके बाद ये सारे वैल्यू लेंगे। अब देखो ग्राफ कैसा आया। अब आप बताओ, क्या ये ग्राफ खींचने के लिए तुम्हें हाथ उठाना पड़ा या नहीं, तो हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये एक ही बार में नहीं खींच सकते हैं। इसको खींचने के लिए ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे। तो मैंने कहा कि किसी भी ग्राफ को खींचते समय अगर हाथ उठाना पड़ जाए, यानी पेन को उठा करके रखना पड़े, इसका मतलब वो जो है कि नहीं कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है।
और अगर कोई ऐसा फिगर दे दिया जाए जिसमें पेन उठाना नहीं पड़े तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिस पॉइंट पर, थोड़ा समझिएगा, जिस पॉइंट पर उसका फंक्शन जो है या ग्राफ जो है वो गैप कर रहा है, मतलब उसका ब्रेक हो रहा है, किस मान पर ब्रेक हो रहा है? 0 पर। x बराबर 0 पर ही ब्रेक कर रहा है ना। x बराबर 0 पर इसका मान 0 नहीं था, x बराबर 0 पर इसका मान क्या था? 0 था। x बराबर 0 से छोटा ले तो दूसरा हो गया, x बराबर 0 से बड़ा ले तो तीसरा हो गया। यानी ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है 0 पर, यानी यही 0 जो है कि नहीं, 0 पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार से हमें बाकी सारे प्रश्नों को भी डील करना है, समझना है। तो ये आप समझ लीजिए, गैप के बारे में आप समझ लीजिए। गैप आप जब इंटरवल पढ़े होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ 2,3 ये क्लोज इंटरवल है, तो आप इसका कैसे दिखाते थे? ग्राफ पे दिखाएंगे कि ये आपका 2 है और ये 3 है। ये देखिए क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो 2 को भी ऐसे बंद कर देते थे और 3 को भी बंद कर देते थे, और इसके बीच का सारे एलिमेंट भी होंगे। अगर हमको दिखाना रहता 2,3 और ये देखिए छोटा ब्रैकेट लेते हैं तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। आपको नहीं पढ़े तो थोड़ा 11th क्लास देख लीजिए। तो ये देखिए 2 और 3 जब छोटा ब्रैकेट देते हैं तो इसका मतलब 2 ना शामिल है ना 3 शामिल है, वो दोनों क्या रहेगा? गैप खाली रहेगा और बीच में सारे एलिमेंट होंगे। इंटरवल का मतलब उसके बीच के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन अगर क्लोज है तो वो भी शामिल होगा, अगर क्लोज नहीं है, ओपन है, तो वो शामिल नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर 0 शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। समझ गए? ये क्लोज ओपन, ये होता है एक इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन, और एक होता है ओपन क्लोज्ड। ठीक है, 4 प्रकार के इंटरवल आपको पढ़ाए गए होंगे। तो इस प्रकार से चलिए, तो ये इसको हम जो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, कि जो हम लोग देखें उसका ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्यामितीय रूप क्या है, कैसा समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए आ ही गया, इंटरवल नाम लिए, अगला टॉपिक भी है वही। लिखता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अगर कोई इंटरवल दिया हो उस पर कहे कि चेक कीजिए कि दिया गया फंक्शन इंटरवल पे जो है कि नहीं कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लिखता है, टॉपिक का जो नाम है आपके सामने मैं लिख देता हूँ, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, किसी दिए गए इंटरवल में उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना। हो रहा है ना कोर्स? चलिए, लिखा है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए बी। कोई इंटरवल अगर दिया गया है a, b, मतलब a और b जब कोई वैल्यू रहेगा, तो कोई भी फंक्शन दिए गए इस इंटरवल पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब इसमें 2-3 चीज़ दिया गया है। वही बात मैंने जो पहले आपको समझा दिया। पहला नंबर कि वो राइट साइड से कह रहा है कि पहला नंबर में ये तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम राइट साइड। वही बात हुआ, राइट हैंड लिमिट वाली बात। ठीक है, अगर वो जो है कि नहीं राइट से क्या हो, कंटिन्यूअस हो, यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, मतलब वही ए फ्रॉम राइट साइड, माने ए के राइट साइड से वो उसका जो वैल्यू है वो उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर हो। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट से हो। लेफ्ट वाला भी बात आप समझ गए होंगे, डैट इज, मान लीजिए उसको कोई पॉइंट लिख दिया, बी मान लिया है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू बी निगेटिव हो जाएगा, उसके डायरेक्ट वैल्यू के बराबर हो। और तीसरा लिख रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम बोथ साइड्स एट ऑल एक्स lying between ए एंड बी, मतलब ए के लेफ्ट साइड में भी हो, बी के राइट साइड से हो, और ए और बी जो यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब देखिए कहने का मतलब क्या है, तीनों पे चेक करना ना। ए पे भी चेक करेंगे पहला नंबर और उसके लेफ्ट साइड वाला चेक करेंगे, फिर बी पे चेक करेंगे, उसके राइट साइड का चेक करेंगे, और फिर उन दोनों के बीच के भी सारे एलिमेंट्स पर चेक करेंगे। अगर सब जगह जो है कि नहीं वो कंटिन्यूअस रहा, तब बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है,
इस प्रकार से इंटरवल को भी हमको चेक करना होगा। हालांकि क्वेश्चन शायद नहीं दिए गए हैं इससे रिलेटेड, फिर भी हमारा कार्य है, हम तो उसके देखेंगे ही। ठीक है, आगे आता है अगला नंबर में डोमेन की बात कर रहा है। आपको डोमेन और रेंज भी बताया गया है। डोमेन और रेंज थोड़ा उसको भी देखेंगे। डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपको लिखूं एक चीज़, सपोज कीजिए y बराबर साइन थीटा। ठीक है, कोई फंक्शन दिया गया है, आवाज़ कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब नहीं कटेगा भाई। ठीक है, ओके। देखिए y बराबर ना साइन थीटा को एक फंक्शन दिया गया है आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप जो जो वैल्यू रखेंगे वो उसका डोमेन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर किसका मान रखना पड़ेगा, थीटा का, तो थीटा का जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। थीटा कहे चाहे एक्स कहे, जो भी कह ले, और उसको रखने पर जो y का मान आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, हम अगर y बराबर 2x एक फंक्शन ले लें और x का मान जो रखेंगे, x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान 0, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 एकम 2 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा, x का मान 3 रखेंगे y का मान 6 हो जाएगा। तो जो x का मान रख रहे हैं यही है आपका डोमेन, और जो y का मान प्राप्त कर रहे हैं वही है आपका रेंज। ठीक है, प्रांत इसको बोलते हैं हिंदी में, सब 11th क्लास है, और इसको परिसर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जिसको हम रख रहे हैं वो डोमेन और जो प्राप्त होगा वो रेंज। ठीक है, सिंपल भाषा में। आगे तो कहता है कि किसी डोमेन पर कोई फंक्शन कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, इसमें स्पष्ट एक चीज़ आपको लिख दिया गया एक लाइन में डेफिनेशन कि अ फंक्शन fx इज said to be continuous if it is continuous at each point in its domain। मतलब अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा अपने डोमेन में जब वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। जितने भी उसके डोमेन दिए गए, जैसे एक्स का मान कहेगा कि मान लीजिए y बराबर हमने जैसे लिखा अभी 2x, और कहेगा x का मान जो है ना वो आपको 1 से ले करके और 10 तक है। ठीक है, तो ये x का जो भी मान हम रख सकते हैं वही उसका डोमेन है। अब 1 से 10 तक के हर एक पॉइंट पर अगर वो जो है कि नहीं कंटिन्यूअस है, तभी हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होने के लिए उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक नोट लिख दिया गया है आपके लिए, लिखा है कि इफ़ f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ए, कुछ थोड़ा बंद कर लीजिएगा, रोक दीजिएगा। मैं बात कर रहा था, आपको एक नोट लिखा हुआ है, लिखा है कि इफ़ f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ए, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, देन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। तो हम उसको अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा किसी पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, और जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा उसी को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। ठीक है, माने सिंपल बात है, जिस पर कंटिन्यूअस होगा उसको कंटिन्यूटी पॉइंट बोलेंगे, जिस पर नहीं होगा उसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बोलेंगे। तो पूरा आप बात समझ लीजिए, लिखा है इफ़ f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट a, किसी पॉइंट a पर x बराबर a पर अगर fx कंटिन्यूअस नहीं है तो कहता है कि देन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, तो हम उस पॉइंट पर उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे वो असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है,
एंड दैट पॉइंट ए इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद रखेंगे, जिस पे कंटिन्यूअस होगा वो कंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा, और जिस पर डिसकंटिन्यूअस होगा उसको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। आप समझ ही गए हैं, कंटिन्यूअस का मतलब बस वही, बिना हाथ उठाए अगर ग्राफ बन जाए, सब जगह मान सेम हो, किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी वही मान है, राइट साइड में भी वही मान है, और उस पर भी वही मान है, तीनों मान अगर बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट, तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस। अगर इधर वाला अलग आ जाए, इधर अलग आ जाए, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करेंगे, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानेंगे। चलिए, अब कुछ थ्योरम्स हैं कंटिन्यूअस के आधार पे, उसके आधार पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके 5.1 के। बस धीरे धीरे हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं, और तुरंत धीरे से हम लोग ट्रांसफर हो जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पढ़े डिफरेंशिएशन स्टार्ट। चलिए जी, तो कुछ थ्योरम्स हैं, हम उसको जरा देखेंगे। लिखा है कि सम थ्योरम्स क्या है, एकदम आराम है, एकदम आसान है। सम थ्योरम्स फॉर कंटिन्यूटी, संततता के लिए जो है कि नहीं, संततता के लिए कुछ प्रमेय हैं, उसको देखेंगे। कंटिन्यूटी, चलिए जी, पहला नंबर में लिखा है कि इफ़ एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस ऑफ एक्स। अब कहता है कि एफ और जी दो जो है कि रियल फंक्शंस है, मान लीजिए रियल फंक्शन मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, ठीक है। तो कहता है कि अगर दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर, तो कहता है कि अगर ये दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू ए पर, तो इसमें कह रहा है कि तो उस कंडीशन में आप याद रखिए पहला नंबर कि उसका जो सम होगा, मतलब जो हम लोग जोड़ेंगे दोनों को, दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का जोड़ भी जो है कि नहीं कंटिन्यूअस होगा। यही बात है पहला। क्या लिखा कि अगर दो फंक्शन अलग अलग x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होगा, दूसरा उसका डिफरेंस जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, तीसरा उसका जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूअस होगा, और चौथा उसका जो डिवाइड है, उसका जो क्वोशिएंट है, उसका जो भागफल आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। यही बात तो था। क्या लिखा आप समझ रहे होंगे। पहला चीज़ कि अगर दो फंक्शन आपस में अलग अलग किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उसी पॉइंट पर उसका जोड़ कंटिन्यूअस होगा, उसका घटाव कंटिन्यूअस होगा, उसका गुना कंटिन्यूअस होगा, उसका भाग कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज़ और लिखा है कि अगर उसमें हम लेमडा से गुना कर दें तो मतलब जो फंक्शन में लेमडा से गुना करने पर क्या हो जाएगा, लेमडा एफ, वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया। एक चीज़ शर्त के रूप में यहाँ लिखा है कि अगर बट्टा वाला जो है ना, बट्टा में अगर जीरो आ जाए तो फिर वो नहीं निकल पाएगा ना वैल्यू, इसीलिए लिखता है कि जी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो इस केस में केवल, ताकि आराम से इस बात को नोट कर सके। और एक बात और, एक एक करके सबको प्रूफ भी दिखा रहा है, तो हम लोग थोड़ा प्रूफ भी देखते चलेंगे। हम लोगों को क्या दिक्कत है, चलिए तो थोड़ा हम पहला प्रूफ देखेंगे, फिर दूसरा का, तीसरा का, ऐसे ही सब कुछ देखेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा हटाते हैं और प्रूफ पे देखते हैं साथ साथ में। तो लिखा है एक चीज़ प्रूफ में सबसे पहले कि मान लिया जाए कि एफ और जी जो है कि कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस में आपको क्या फॉर्मूला बताया गया, अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो दो शर्त होते हैं। पहला नंबर, दोनों अपने पॉइंट पर डिफाइंड होगा, यानी एफ ए और जी ए दोनों जो है कि नहीं डिफाइंड होगा, पहला चीज़। और दूसरा, डिफाइंड होने के साथ साथ ये इसका जो लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो एग्जिस्ट भी करेगा। पहला शर्त कि इतना एंड इतना आर डिफाइंड है ना डिफिनीशन से। और दूसरा शर्त क्या है कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एंड लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, ये दोनों क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आर एग्जिस्ट डिफाइन करेगा और एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब एक साथ, और एग्जिस्ट में एक चीज़ और बताया गया था कि एग्जिस्ट करने के साथ ही वो आपस में क्या होगा, इक्वल भी होगा। ऐसे लिमिट ऑफ एफ एक्स
किसके इक्वल होगा, एक्स टेंड्स टू ए वाला डायरेक्ट लिमिट के। और फिर इसी प्रकार से लिमिट ऑफ जो जी एक्स है वो किसके बराबर होगा, डायरेक्ट लिमिट जी ए के, है ना। ये तीन चीज़ें हैं, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये तीन चीज़ें इसमें जरूर फॉलो होता होगा। अब हम लोग पहला प्रूफ करेंगे। पहला नंबर में क्या लिखा है कि लिमिट ऑफ एफ प्लस जी, मतलब अगर दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है तो दोनों का जो सम है, जो दोनों का एडिशन है, वो भी जो है कि नहीं क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। देखिए चलिए, अब आपको बताया गया था डिफिनीशन में, डिफिनीशन से पहले आपको कुछ थ्योरम्स लिखवाए गए हैं लिमिट्स के। वहाँ पर क्या बताया गया था कि दो फंक्शन को जोड़ करके लिमिट निकालिए या दो फंक्शन को अलग अलग लिमिट निकाल करके जोड़िए। कोई फ़र्क पड़ता है जी, नहीं पड़ता है। बस तो लगा दिए फॉर्मूला हम जो पहले पढ़े थे कि हम अलग अलग निकाल करके जोड़े लिमिट, या लिमिट जोड़ करके लिमिट निकालें या लिमिट निकाल करके जोड़े, हमें इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी आगे। और ये दोनों जो है कि नहीं, आपको बताया गया कि ये दोनों फंक्शंस आपस में कंटिन्यूअस है, पहले ही कह दिया गया है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे ना जी, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो उसके बराबर होगा डायरेक्ट लिमिट के। तो ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट लिमिट एफ ए के। और ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट लिमिट जी ए के। और फिर देखो एफ ए और जी ए, जब दो फंक्शन को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे कैसे, एफ एक्स प्लस जी एक्स को साथ में जोड़ें तो क्या लिखेंगे, एफ प्लस जी और ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। दोनों का जो वेरिएबल उस अलग ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एफ प्लस जी और ए को किनारे कर देंगे, वेरिएबल को साथ में लिख देंगे। अब आप बताओ, ये शर्त के अनुसार ये वाला वही है कि नहीं है, कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये तो वही आ रहा है, यही वाला शर्त आ रहा है। तो ये शर्त आ गया, यानी कि दिए गया जो फंक्शन का जो सम है वो लिमिट में क्या होगा, कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार सबको, माइनस वाले को भी सेम प्रोसेस इसी तरह दिखाएंगे। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो फिर वही बात होगा, लिमिट पढ़े हुए हैं, घटा करके लिमिट निकाले या लिमिट निकाल करके घटाएं, फिर जो है कि नहीं ये बराबर होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर अलग अलग है, हम इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। फिर कह देगा कि देखिए भाई उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर होगा उसके डायरेक्ट लिमिट के, तो फिर उसका डिफरेंस जो है वो भी कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से गुना वाला भी है, इसी प्रकार से भाग वाला भी है, और इसी प्रकार से लास्ट में जो लेमडा वाला है वो भी है। ऐसे ही सबको दिखा देते हैं। गुना होगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, लिमिट निकाल, गुना करके लिमिट निकाले या लिमिट निकाल करके गुना करें, फिर यहाँ गुना कर देंगे, फिर दोनों को साथ में लिख देंगे। फिर कह देगा कि देखिए भाई उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो है कि नहीं उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर है, तो गुना भी कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से डिवाइड वाला भी जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर कह देंगे उसका डायरेक्ट लिमिट जो है कि नहीं बराबर होगा उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड। बहुत ईजी है, ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है भाई। और एक लास्ट है, उसको भी देख लीजिए। उसमें क्या लिखा है, आपको ये सब पहले ही हम इसीलिए आपको लिमिट बताया पहले, नहीं तो हम नहीं ज़रूरत नहीं था बताने का। वो उसमें क्या लिखा है कि आप किसी फंक्शन में लेमडा से गुना करके और तब जो है कि नहीं लिमिट निकालिए, या कहता है कि आप उसका लिमिट निकाल करके और तब लेमडा से गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। फिर लेमडा, और ये तो पता है कि ये लिमिट फंक्शन जो है कि नहीं क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ ए के बराबर है, तो एफ ए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में लेमडा एफ और तब ए लिख देंगे। फिर वही बात, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट उसके डायरेक्ट लिमिट के बराबर है, इसलिए वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से पहला चीज़ आपने देखा कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, उसका डिवाइड, सब कुछ जो है कि नहीं कंटिन्यूअस होगा। फिर दूसरा चीज़ आता है, उसको हम लोग कल से देखेंगे, बहुत सुंदर वो भी है। बहुत सारी चीज़ें आएंगे थ्योरम्स में। पहला थ्योरम्स आपने देखा उसमें 4-5 थे। क्या था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, उसमें किसी स्केलर से गुना कर दीजिए, वो सब भी जो है कि नहीं कंटिन्यूअस ही होंगे। दूसरा में है अब जो है कि नहीं कि अब पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई भी बहुपद अगर आप लेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। किसी बहुपद का आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा आएगा। अगर आप द्विघात बहुपद खींचेंगे तो पाराबोला आएगा। त्रिघात बहुपद का खींचेंगे तो उसका जो ग्राफ है वो भी कुछ इस प्रकार से आता है।
तो बहुपद जितने सारे हैं वो सब भी जो है कि नहीं कंटिन्यूस ही होते हैं, क्योंकि उसके भी ग्राफ में कहीं कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही बात लिख दिया, या पोलिनोमियल फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन हम लोग इसको कल देखेंगे, ठीक है। और आज आप लोग लेट कर दिए, चूँकि देखिए हम, मेरा तबीयत ख़राब है, हम तो खुद जो है कि नहीं थोड़ा लेट करके चले, लेकिन उसके बाद भी हम करीब करीब आ गए थे। बंद कर दीजिएगा आप, हम हो रहा था ना।